आह्वान पर देश भर में जितने भी सरकारी प्रतिष्ठान है, जितनी भी सरकारी यूनियनें हैं, उन सब के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा किया, एक मांग पखवाड़ा आयोजित किया और उसका एक सुखद परिणाम निकल करके आया। हमारी मांग क्या थी? हमारी मांग थी कि भारत सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा करे। देश के अंदर आप किसी भी बड़े राजनेता से, किसी भी बड़े अधिकारी से और किसी भी ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ता से पूछिए, उस समय तक सारे लोग ये कहते थे कि मोदी की सरकार है और इसमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। खासतौर से पे कमीशन को लेकर के सभी आश्वस्त थे कि पे कमीशन तो आप भूल जाइए। मंत्रालयों के अंदर बैठे हुए लोग भी यही बात कहते थे। लेकिन 15 जनवरी को जब ये आंदोलन शुरू हुआ और हमारा जो प्रियर इंटीमेशन गवर्नमेंट को गया था, उसका निष्कर्ष निकला एक दिन के बाद। 16 जनवरी 2025 को जब कैबिनेट की बैठक होती है तो भारत सरकार की तरफ से कहा जाता है कि अभी भारत सरकार ने तय किया है कि 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाएगा। ये हमारी जीत थी, ये हमारी विश्वसनीयता को स्थापित करता है कि हम सिर्फ कोई लफाजी या कोई नेतागिरी नहीं करते। उस 15 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी के बीच के एक मांग ये भी थी कि एक लंबे समय से हमारे इनकम टैक्स की सीमा में छूट की जो सीमा थी उसको बढ़ाया नहीं गया था और उसमें हमने मांग की कि इस सीमा को बढ़ा करके 10 लाख कर दिया जाए। सरकार संवेदनशील थी। जब बजट पेश हुआ, माननीय वित्त मंत्री जी, जिनसे हम सबको बहुत कम उम्मीद रहती थी, आश्चर्यजनक रिजल्ट आया और हम 10 लाख की मांग कर रहे थे। वो इनकम टैक्स की सीलिंग को बढ़ा करके 12,75,000 रुपए किया गया। ये ट्रेड यूनियंस के लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह भी है कि सरकार कभी हमारी मांगों को अनसुना करके हमारे आगे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है और एक नया तरीका निकाला सरकार ने, हमारी मांग से ज्यादा देकर के भी हमारे लिए बड़ा प्रश्न चिन्ह उसने लगाया। लेकिन ये भारतीय मजदूर संघ की ताकत है मेरे मित्रों, ये विश्वसनीयता की बात है। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो सड़कों पर आकर के अपने कार्यकर्ताओं के बीच में कहें कि हम एनपीएस का विरोध करते हैं और प्रधानमंत्री के साथ एक बार वार्ता करने का मौका मिलता है। 24 अगस्त 2024 को माननीय प्रधानमंत्री जी नेशनल काउंसिल की स्टैंडिंग कमेटी के नेताओं के साथ वार्ता करते हैं और जहां एनपीएस को समाप्त करने का मुद्दा था, ओपीएस को बहाल करने का मुद्दा था, वहां एक तीसरी बीमारी आती है और वो है यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। और सारे लोग, सारे ट्रेड यूनियन के दिग्गज लोग, वह दिग्गज लोग जो हमारे रहनुमा कहलाते हैं, जिनको सारी बातों का ज्ञान है, उन्होंने उस यूपीएस को जबरदस्त ढंग से हाथों हाथ लिया और स्वागत किया। क्या आपको लगता है कि स्टैंडिंग काउंसिल में बैठने वाले लोग इतने नादान थे कि उनको यूपीएस की खामियां समझ में नहीं आई? क्या उनको एक ही चीज दिखाई दी कि यूपीएस में मिनिमम गारंटेड पेंशन की बात की गई 50% की? क्या उनको यह समझ में नहीं आया कि इंप्लॉइज का जो कंट्रीब्यूशन है वो भारत सरकार अपने पास रख रही है? वही प्रधानमंत्री के सामने कहना चाहिए था, हाँ हमने मांग की थी कि एनपीएस में गारंटेड पेंशन नहीं है, आप गारंटेड पेंशन लेकर के आइए। आप गारंटेड पेंशन लेके आ रहे हैं, एक हाथ आपने दिखाया, दूसरा हाथ ये दिखाया कि आपने नीचे से एम्प्लॉइज का कंट्रीब्यूशन पूरा का पूरा अपने पास रख लिया। इसका सशक्त विरोध करना चाहिए था। और इसमें बेशर्मी इस बात की है कि बड़े नेता इस बात को आज भी कह रहे हैं कि हमने सही फैसला किया। यूनिफाइड पेंशन स्कीम एनपीएस और एनपीएस से बहुत अच्छी और ओपीएस जैसी है, ये ठीक नहीं है और ये कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं के साथ धोखा है। चाहे ये फेडरेशन हो या वो फेडरेशन हो, लेकिन इन निर्माणियों के अंदर जो कर्मचारी काम कर रहा है, एक कर्मचारी के रूप में वो चाहता है कि उसके नेता एनपीएस और यूपीएस को स्वीकार नहीं करें, सिर्फ और सिर्फ ओपीएस की बात करें। तो ये हम कार्यकर्ताओं का विश्वास खोने वाली बात है। वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी फेडरेशन हो, लेकिन क्या उस फेडरेशन के बड़े नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं का विश्वास हासिल किया? नहीं किया। भारतीय मजदूर
संघ, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ आज भी वहीं खड़ा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के जो स्लोगन्स हैं उनको हम भारतीय प्रधानमंत्री जी को वापस करना चाहते हैं। वो कहते हैं वन नेशन वन टैक्सेशन, और अभी उन्होंने कहना शुरू किया कि वन इलेक्शन। इस देश के अंदर वन नेशन वन टैक्सेशन जीएसटी के रूप में आ चुका है। अभी वन इलेक्शन, पार्लियामेंट और एमएलए का, लेजिस्लेटिव असेंबलीज का चुनाव एक साथ करना है। हमने एक शब्द और जोड़ा है, वन नेशन वन टैक्सेशन वन इलेक्शन और वन पेंशन। इस देश के अंदर सारे कर्मचारियों को एक जैसी पेंशन मिलनी चाहिए, और वो पेंशन है लास्ट पे के 50% से कम नहीं होनी चाहिए। प्राइस न्यूट्रलाइजेशन के लिए डियरनेस रिलीफ से उसको जुड़ा होना चाहिए, और जब जब पे कमीशन आए तब तक वो पेंशन रिवाइज होनी चाहिए। ये हमारी बेसिक बुनियादी मांग है। हम भारत सरकार से कोई बहुत बड़ी मांग नहीं करते। अगर आप यूपीएस लेकर के आते हैं, इस यूपीएस में आप इतनी बड़ी बात लेकर के आए कि हम यूपीएस जैसे आपको गारंटेड पेंशन देना चाहते हैं, और भारत के नागरिक आपको हाथों हाथ उठाते हैं, दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में आपको जीत दिलाते हैं। क्या इन कर्मचारियों का इतना भी हक नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री से कह सके कि माननीय प्रधानमंत्री जी आप अपना दिल और बड़ा करिए, ये इस यूपीएस में जो आप हमारा पैसा ले रहे हैं वो पैसा हमको वापस कर दीजिए। तब देखते कि इसका कितना व्यापक स्वागत होता, क्योंकि कर्मचारी कभी भी गद्दारी नहीं करता, गद्दारी नेता कर सकते हैं, वो चाहे आपकी निर्माणी के अंदर हो या निर्माणी के बाहर। मुझे बहुत आश्चर्य नहीं हुआ, मैं अभी सुन रहा था अपने सम्मानित अध्यक्ष को और अपने फेडरेशन के महामंत्री को, कितनी सारी समस्याओं के ऊपर उन्होंने चर्चा की। हमारे सम्मानित अध्यक्ष ने कहा कि यहाँ महाप्रबंधक सीजीएम लोगों के ऊपर फाइन लगा रहे हैं। तमाम सारी बातें ऐसी आई जो इन निर्माणियों के भविष्य के लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अगर निर्माणी के सीजीएम के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं और प्रमाणित होते हैं, तो सिर्फ उस निर्माणी के उस महाप्रबंधक सीजीएम के लिए एक घातक नहीं है। दीवार फिल्म आपने देखा ना, याद होगा, अमिताभ बच्चन के हाथ पे लिख दिया था कि मेरा बाप चोर है। ऐसे ही अगर सीजीएम किसी निर्माणी का भ्रष्टाचार में साबित होता है, तो यहाँ के कर्मचारियों के माथे पर लिखा होगा कि इस निर्माणी का सीजीएम चोर है। और ये सम्मान हम नहीं खोना चाहते। जिस देश में ऐसे वर्कमैन हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज है जो चाहती हैं, मैं खुद चाहता हूं कि इस निर्माणी का सीजीएम बेदाग साबित हो, क्योंकि सिर्फ उसके लिए जरूरी नहीं है, हम सारे कर्मचारियों के मान सम्मान के लिए जरूरी है। ऐसे ही एक ऑर्डिनेंस व्यक्ति बोर्ड के चेयरमैन हुए थे सुदीप्तो घोष, जब वो भ्रष्टाचार में फंसे थे 19 मई 2009 की बात है। उस समय हम सबको लगा कि हमारे माथे पे किसी ने लिख दिया कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के ऑर्गेनाइजेशन का बाप चोर है। उस परिस्थिति से हम फिर गुजरने वाले नहीं हैं। मैं अपने मित्रों से कहूंगा कि मेरे मित्रों, ये हम सबके सम्मान की बात हो कि अगर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो उसकी जांच होनी चाहिए, निर्भीक तरीके से जांच होनी चाहिए, निर्विवादित तरीके से जांच होनी चाहिए, और उसमें से निष्कंटक होकर के निकलना चाहिए कि फिर कोई ये न फैक्ट्रीज के या अधिकारी या कर्मचारी चोर है, भ्रष्ट है। यही तो हमारी पहचान रही है। 222-25 वर्षों का जो हमारा इतिहास है, इस इतिहास में साबित किया है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के कर्मचारी राष्ट्र की भावना के साथ काम करते आए हैं, यहाँ के अधिकारी राष्ट्र की भावना के साथ काम करते आए हैं। इसलिए मेरे मित्रों, हम सबको बहुत गंभीरता से सोचना और मनन करना है। अगर ट्रेड यूनियंस महाप्रबंधक के साथ खड़े हो जाती हैं तो क्या आश्चर्य है। बहुत सारे लोग, भारत का इतिहास गवाही देता है कि बहुत सारे लोगों ने अपने व्यक्तिगत लाभों के लिए देश की राष्ट्रीय भावनाओं का उल्लंघन किया है। अगर निर्माणी में कुछ गलत हो रहा था तो सारे लोग एक साथ खड़े होते। क्या हम सब लोगों ने इसके पहले एक साथ खड़े होकर के विरोध नहीं किया? यही भारत की सरकार ने जब ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के निगमीकरण का फैसला किया, तो हम चाहे बीएमएस के कार्यकर्ता हो जो राष्ट्र हित की बात करने वाले लोग हों, या चाहे ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन के लोग हों, या INDWF के लोग हों, या बहुजन के लोग हों, या एसोसिएशंस के लोग हैं, जिनके साथ हमारी प्रतिद्वंदिता थी,
हमारी दुश्मनी नहीं इन फेडरेशनों के साथ। हाँ, इंटर ट्रेड यूनियन राइवलरी है जिसको हम प्रतिद्वंदिता कहते हैं, ये प्रतिद्वंदिता थी, लेकिन एक बड़े कॉज के लिए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के निगमीकरण को रोकने के लिए हमने अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं को किनारे रख करके एक दूसरे का हाथ पकड़ करके इन आंदोलनों के माध्यम से सरकार के बढ़ते हुए कदम को रोकने का प्रयास किया था। हमने अपने व्यक्तिगत मानदंडों को पीछे रखा। आती है कि हम सब लोग इस देश के लिए, इस इंडस्ट्री के लिए अपने व्यक्तिगत मनोभावों को भुला सकते हैं। हम एक प्लेटफॉर्म पर आकर के अपने उद्योग की रक्षा करने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे सकती हैं, और जब ऐसा नहीं करती हैं तो यहाँ के जो सम्मानित कर्मचारी हैं, जो सम्मानित नागरिक हैं, वो उनको निश्चित रूप से सबक सिखाती हैं। और आज की जो परिस्थितियां हैं, माननीय रविंद्र मिश्रा जी भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, आपको आपकी ताकत याद दिलानी होगी। हम लोग को बताया गया ना, काच उत्साद रहा बलवाना रामचरितमानस में, और एक चौपाई आती है कि विनय न मानत जलद जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भयबिन हुई न प्रीति। आने वाले चुनाव में यहाँ के कर्मचारियों की आवाज, यहाँ के कर्मचारियों का साथ अगर आपको मिलता है तो एक निश्चित समय अवधि के दौरान इस महाप्रबंधक को, एक सीजीएम को अपने रास्ते को बदलने का अवसर दें। अगर नहीं बदलता है तो उसको यहां से जाना पड़ेगा। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, ये सीजीएम का अपमान नहीं है, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बड़मल का अपमान है, ये एमआईएल का अपमान है, ये 225 वर्षों से ऑर्गेनाइजेशन का अपमान है, और इस अपमान को यहां का कर्मचारी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम सब बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, बहुत सारी समस्याओं का हम निदान कर रहे हैं, लेकिन उपलब्धियों के ऊपर हम लोग चर्चा नहीं करने वाले हैं। हम सब ट्रेड यूनियंस के कार्यकर्ता हैं, हमको सेलिब्रेशन का कोई अवसर नहीं है कि हमने एक मामले को हल कर लिया और हम उसमें झूमते रहे। नहीं, हमारे बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिनको हमारी और जरूरत है, हमारा कंसंट्रेशन कहीं दूसरी जगह पे जाने वाला है। आज हमारे सामने एक बड़ी चुनौती आई है 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद। जब यह घोषणा हो गई कि 8वां वेतन आयोग गठित किया जाएगा, तो हमारे सामने कुछ बुनियादी प्रश्न है कि एक कर्मचारी जो एमटीएस में भर्ती होता है, लेबरस में भर्ती होता है, उसका मूल वेतन 18,000 रुपए, उसको डीए मिल रहा, उसको एचआरए मिल रहा, उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है। ये मूल तत्व है जो वेजेस को डिटरमिन करते हैं। 8वें वेतन आयोग में इस 18,000 रुपए को हमको कहां लेकर के जाना है, वो कितनी हमको सैलरी मांगनी है कि अगले आने वाले अगले 10 वर्षों तक, 2026 से लेकर के 2036 तक, जब तक ये पे कमीशन का असर रहेगा, उस दौरान तक, उस 10 वर्षों तक इन कर्मचारियों का भविष्य कैसे सुरक्षित होगा? वे कौन सी सेवा शर्तें हैं जिनकी वजह से कर्मचारियों को लाभ मिलेगा? आज जो हमारे प्रमोशन की स्थिति है, हम सब लोग केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, वैकेंसी बेस्ड प्रमोशन पे हम लोग को मिलता है। अगर सीनियर आदमी पोस्ट को खाली करेगा तो जूनियर आदमी का प्रमोशन होगा। पोस्ट खाली कैसे होगी? सीनियर आदमी या तो रिटायर हो जाए और या फिर, तो दोनों स्थितियां ठीक नहीं है। हम क्यों किसी के लिए, अपने प्रमोशन के लिए किसी की जिंदगी की कुर्बानी मांगे? वो हमारा तो साथी है, रिटायर नहीं होता है तो क्या है, उसकी लंबी आयु हो, लंबे समय तक सेवा करे। तब हम चाहते हैं कि हम सब के लिए, हम कर्मचारियों के लिए भी डायनेमिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन हो, एक समय अवधि के बाद टाइम बाउंड प्रमोशन हो कि हम समय बिताएं और हम अगले पद पे चले जाएं। एक ऐसी सोच लेकर के हम लोग को काम करना होगा। हम लोग को काम करना होगा इस पे कमीशन के सामने। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय है, अगर आर्टिसन कैडर है, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम कर रहा हो, चाहे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम कर रहा हो, डीजीक्यू में काम कर रहा हो, सीओडी में काम कर रहा हो, या एमईएस में काम कर रहा हो, या डीआरडीओ में आपका डीआरटीसी कैडर में काम कर रहा हो, इन सारे कर्मचारियों के लिए इंटरग्रेड रेशियो एक जैसा होना चाहिए। रेलवे में रेशियो दूसरा रहेगा, डिफेंस में दूसरा रहेगा, पोस्टल में तीसरा रहेगा। ये हमको स्वीकार्य नहीं है। इसी तरह से फायर फाइटिंग स्टाफ है, फायर फाइटिंग स्टाफ का अलग अलग जगहों पे, अलग अलग मिनिस्ट्रीज में, अलग अलग डिपार्टमेंट में, एक ही मिनिस्ट्री के अंदर अलग अलग डायरेक्टरेट्स में पे स्केल अलग है। क्यों है भाई?
अगर आग बुझाने का काम दिल्ली पुलिस करती है, दिल्ली फायर फाइटिंग स्टाफ के लोग करते हैं, अगर उनका ग्रेड पे या उनका पे स्केल ज्यादा है, तो हमारे बडमल में काम करने वाले लोगों का भी पे स्केल वही होना चाहिए। आज कोई ये थोड़ा समझते हैं कि ऑर्डिनेंस व्यक्ति बडमल का फायर फाइटिंग स्टाफ है तो उसको आग नहीं जलाएगी, आग उसको भी जलाएगी, दिल्ली पुलिस को भी जलाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि ये जो कैडर के मामले हैं, ज्यादा से ज्यादा कॉमन कैडर्स हों इस पे कमीशन में। अलग अलग मंत्रालयों में अलग अलग कैडर बनाने की जगह पे कमीशन इसको स्टडी करे और रिकमेंड करे। और साथ ही इस पे कमीशन के सामने एक मैंडेट और होना चाहिए, जिसके लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस में हमने लिख करके भेजा। पेंशन के मामले में जब 7वां पे कमीशन आया था, भारत सरकार ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस में पेंशन को उससे बाहर कर दिया था। हमने कहा नहीं, इसमें भी टर्म्स ऑफ रेफरेंस में पेंशन को शामिल किया जाए। पे कमीशन स्टडी करे कि जो हम बातें कर रहे हैं वो बातें क्या सही हैं या गलत हैं। आज किसी कर्मचारी को 600, 800, 1000 रुपया मिलेगा तो क्या उसके परिवार का देखभाल हो सकता है? और यूपीएस स्कीम लेकर के आए हैं, आप हमारा पैसा अपने पास रख लेंगे और हमको मालूम नहीं कि हमारी सर्विस या सर्विस के बाद की लाइफ कितनी है। यूपीएस उनके लिए अच्छा हो सकता है जिनको मालूम है कि 60 साल के बाद उनको 40 साल तक और जिंदा रहना है, लेकिन यह पल भर की गारंटी नहीं है। ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉय हैं जो 60 साल पे रिटायर होते हैं और 1 साल, 2 साल या 2-4 महीने के अंदर जिनकी डेथ हो जाती है। ऐसे लोगों के लिए यूपीएस का क्या है? एनपीएस का कम से कम 60% पैसा रहता तो उनके फैमिली और उनके बच्चों के काम आता। आपने ऐसी परिस्थिति रख दी है जहां पे एक तरफ एनपीएस, एक तरफ यूपीएस, हम लोग इसको कहते हैं एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, और आपने 3 महीने का समय दिया कि इसमें ऑप्शन भरिए। अगर ऑप्शन भरना है हम सबको तो आप इसको आगे बढ़ाइए। ऑप्शन भरने का टाइम दीजिए जिस दिन हम रिटायर हो, आज से 40 साल बाद, 30 साल बाद, 20 साल बाद, जिस दिन हम रिटायर होंगे उस दिन हम देखेंगे कि हमारे लिए एनपीएस ठीक है या हमारे लिए यूपीएस ठीक है। और इन दौरान में हम संघर्ष करते रहेंगे एनपीएस यूपीएस को स्क्रैप करके ओपीएस को रिस्टोर करने के लिए। हमको टाइम बाय करना है, टाइम खरीदना है। हम सब पे कमीशन के साथ साथ अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए चिंता कर रहे हैं कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का भविष्य क्या होगा। आप देखिए कि भारत सरकार की तरफ से बड़ी बड़ी बातें आ रही हैं। भारत सरकार ने यह कहा कि डिफेंस का जो प्रोडक्शन है इस साल 1,27,000 करोड़ रुपया का उत्पादन हुआ है डिफेंस का, और उसमें से 23,688 करोड़ रुपया सिर्फ पब्लिक सेक्टर, जो डिफेंस के पब्लिक सेक्टर्स हैं, इन्होंने एक्सपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट। और ये जो है 42.8% इंक्रीज किया है। भारत सरकार बहुत बड़ी बड़ी बात कर रही है कि हम पब्लिक सेक्टर बनने के बाद हमने जबरदस्त काम किया है, लेकिन हर बार तो ये डोकलाम और पाकिस्तान के साथ यूं ही वातावरण नहीं बना रहेगा। हर समय तो यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध नहीं चलेगा। जैसे ही नॉर्मलसी होगी वैसे ही डिमांड कम होगी। ये प्रॉफिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस कैसे सस्टेन करेंगे? आज के 5 साल बाद अगर स्थिति नियंत्रित होती है और भारत सरकार ये कहती है कि 2029 में डिफेंस का प्रोडक्शन हमको 3 लाख करोड़ रुपया करना है, कौन खरीदेगा हथियारों को अगर युद्ध नहीं होगा? और पूरी दुनिया में एक आदमी जिम्मेदार है, एक राष्ट्र जिम्मेदार है जो जब चाहता है तब युद्ध कराता है, हथियारों को बिकवाता है, और वो है अमेरिका। अमेरिका जिस दिन चाह लेगा कि अब युद्ध ना हो, जिस दिन हथियारों की होड़ बंद हो जाए, उस दिन सारे रक्षा उत्पादन कारखाने एक सुसुप्ता अवस्था में चले जाएंगे। और तब ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का क्या होगा? ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हम सब गारंटीज है कि किसी भी विपत्ति काल में, अभी भी देखिए आज कल 20 तारीख थी, एक फेडरेशन ने क्या सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने फैसला किया कि हम सब 20 तारीख को हड़ताल करने वाले हैं। 20 मई को भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ ने कहा जो वर्तमान परिस्थितियां हैं इनमें हम 1 सेकंड के लिए हड़ताल नहीं कर सकते। एक दिन की तो बात दूसरी है, हमारी कोई मांग मानिए चाहे नहीं मानिए, सरकार चाहे कांग्रेस की हो, चाहे कम्युनिस्ट की हो, चाहे भाजपा की हो, हमारी सरकार, हम राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, हम राष्ट्र के हित के साथ कोई खिलवाड़ किसी को नहीं करने देंगे। और असर निकलता आप देखिए कि 20 तारीख की हड़ताल को आगे बढ़ाएं। हमने उनसे निवेदन नहीं किया क्या भरना, लेकिन यहाँ का कर्मचारी देखता है, सोचता है कि आप राष्ट्र के साथ तो कोई खिलवाड़ नहीं कर रहे। आपको ध्यान होगा जब डोकलाम में हम लोग का
फेस ऑफ चल रहा था, उस समय हम लोग ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के कॉर्पोरेशन के खिलाफ लड़ रहे थे। ये बात है जून 2020 की, और हम सब उस समय अपने आंदोलन को वापस ले लिए, क्योंकि हमारी राष्ट्रवादी भावना है। हम सब चाहते हैं कि ये राष्ट्र रहेगा तब ये उद्योग रहेगा, उद्योग रहेगा तो हम सब रहेंगे। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है, लेकिन हम कंप्रोमाइज नहीं करने वाले। अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और अपनी पुरानी मांग को, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के पुराने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, कर्मचारी का भविष्य सुरक्षित करने के लिए हम प्रसार भारती मॉडल की बात करते हैं कि भारत सरकार एक कदम आगे बढ़ाए और एक घोषणा करे कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के जो आज के कर्मचारी हैं वो रिटायरमेंट तक भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के कर्मचारी बने रहेंगे। इतनी सी बात हम चाहते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हम तो ये नहीं कह रहे कि आप हमको कारपोरेशन में 5 इंक्रीमेंट एडिशनल दे करके आप हमको ले लीजिए, नहीं। हम तो यही कह रहे हैं कि जो काम हम कर रहे हैं, जो हम सैलरी पा रहे हैं, उसी सैलरी पे हमको रखिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो बाकी लाभ मिलेंगे, पे कमीशन के, पेंशन के, अलाउंसेस के, वो सारे लाभ हमको देते रहिए। हम प्रसार भारती मॉडल चाहते हैं। अभी क्या है कि अभी भारत सरकार में बैठे हुए लोग अपनी ढपली, अपना राग अलापते हैं। कुछ लोग हमारे HR पॉलिसीज को बनाते हैं, एब्जॉर्प्शन पॉलिसी बनाते हैं, कॉमन एक मुद्दे पे पहुंचते हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि जो इंपावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के कॉर्पोरेशन को लेकर के, उसकी एक मीटिंग हो। EGO की मीटिंग के बाद जो उनका प्रपोजल है वो हम सब के बीच में आएगा स्टेक होल्डर्स के कंसल्टेशन के लिए। हम सब ने मिलकर के तय किया है कि हम सब, कोई भी प्रपोजल आएगा, हम सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार के कर्मचारी रहना चाहते हैं। हमने बड़ी मुश्किल से भारत सरकार का कर्मचारी होना स्वीकार किया। हम बनियों के यहां नहीं जाना चाहते। हमको जाना होता तो हम भी अडानी अंबानी के यहां गए होते। कल मैं जब लखनऊ एयरपोर्ट पे चाय खरीदा तो उसमें लिखा था अडानी को पेमेंट करिए चाय के लिए। हमने कहा देश में देखिए कैसे दिन आ गए हैं कि अडानी को भी अब चाय बेचना पड़ रहा है। बड़े आश्चर्य की बात है, इतना बड़ा उद्योगपति चाय बेचता दिखाई देगा एयरपोर्ट पे। वो चाय भी बेचेगा, वो हेलीकॉप्टर भी बेचेगा, वो मिसाइल भी बेचेगा। हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लोग तो नहीं गए उनके क्षेत्र में, हम पब्लिक सेक्टर के क्षेत्र में नहीं गए। हमने अपना एक निश्चित दृष्टिकोण रखा, कुछ प्रोडक्ट पकड़े और उनके ऊपर काम करते हैं, मेहनत करते हैं और एक भी अपने प्रोडक्ट को फेल नहीं होने दिए। भारत सरकार के लिए गर्व की बात है कि जब जब हमारे हथियारों का उपयोग किया गया, हमारी विश्वसनीयता बढ़ी है और इसलिए हमारे भविष्य को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी भी इसी भारत सरकार की है। एक मुद्दा है हमारे पास कंपैशनेट डाउन अपॉइंटमेंट्स का। बहुत गंभीरता के साथ हमने भारत सरकार के सक्षम अधिकारियों के सामने ये बात रखी है कि कंपैशनेट डाउन अपॉइंटमेंट्स के मामले को जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी माननीय रविंद्र मिश्रा जी के साथ हम सब 10 जून को 11 बजे GSLS के साथ एक मीटिंग में जाएंगे। माननीय मिश्रा जी बडमल की समस्या से लेकर के अन्य दूसरी समस्याओं और उसमें कंपैशनेट डाउन अपॉइंटमेंट भी एक मुद्दा होगा, उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो मैं समझता हूं कि कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं। एक चीज हमने और महसूस की, आप सब ने भी महसूस किया होगा और पूरी दुनिया में महसूस हो रहा। मैं अभी ब्रिक्स के एक ट्रेड यूनियन के सम्मेलन में गया था। इस साल जो ब्रिक्स का समिट है वो ब्राजील में हुआ और वहां एक बहुत गंभीरता से चर्चा हुई ब्रिक्स के समिट में, जिसमें ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। भारत दुनिया का आबादी का नंबर 1 का देश है, ब्रिक्स का मेंबर है। चाइना दुनिया में 2nd नंबर की कंट्री, वो ब्रिक्स का मेंबर। ऐसे करके ब्राजील भी 5वें नंबर पे देश है, साउथ अफ्रीका भी बड़ा देश है। जब हम सब मिलकर के ब्रिक्स बनाते हैं, पूरी दुनिया की समस्याएं एक तरफ होती हैं। और सबसे बड़ी बात जो समझ में आई, विश्वव्यापी समस्या है, वो ट्रेड यूनियन की रिलेवेंसी की बात है। ट्रेड यूनियन की कलेक्टिव बार्गेनिंग की घटती हुई क्षमता की बात है। पूरी दुनिया में ट्रेड यूनियन कलेक्टिव बार्गेनिंग नहीं कर पा रही है। हम सबको कहां जाना पड़ रहा अपनी समस्या के निराकरण के लिए? हम सबको कोर्ट में जाना पड़ रहा है, कोर्ट ऑफ लॉ में। 5 करोड़ मुकदमे पहले से पेंडिंग है और उसमें भारत सरकार के जो रक्षा मंत्रालय है, इसको हर मामला ही कोर्ट से निपटाना है। इसको जनवरी महीने में, जनवरी 2025 में कैबिनेट सेक्रेटरी को हमने एक पत्र लिखा
कि इसको रिव्यू करने की जरूरत है। एक देश के अंदर लिटिगेशन पॉलिसी बनाने की जरूरत है। भारतीय मजदूर संघ ने उसको सक्षम मंत्री तक भेजा। हम आभारी हैं भारतीय मजदूर संघ के उनके पत्र के ऊपर, हमारे पत्र के ऊपर कार्यवाही हुई और 4 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने नई लिटिगेशन पॉलिसी जारी की है और ये कहा है कि अब सारे किया जाए और नई लिटिगेशन पर मुकदमेबाजी की जाए। उसमें एक मामला हमने उनको भेजा है हमारे ओटीए का, ओवर टाइम अलाउंस को लेकर के अलग अलग फैक्ट्रियां, हर जगह ट्रेड यूनियंस, आपकी निर्माणी से भी ट्रेड यूनियंस कोर्ट में गई हैं। सारे लोगों का पैसा या तो सरकारी वकील सरकारी पैसे से या हमारे वकील हमारे पैसे से, एक तरह से नेक्सस बना हुआ है इन वकीलों का कि प्राइवेट आदमी अपना वकील लेकर के जाएगा, मुकदमा करेगा, उसको फीस देगा, दूसरी तरफ से सरकारी वकील आएगा, सरकार से पैसा लेगा, वो मुकदमा लड़ेगा। ये नेक्सस बना हुआ है। इस नेक्सस को तोड़ने के लिए जरूरी है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो, निगोशिएशन फोरम को जिंदा किया जाए, वर्क कमेटी की ताकत को बढ़ाया जाए, जेसीएम की ताकत को बढ़ाया जाए, कंसिलिएशन ऑफिसर्स की ताकत को बढ़ाया जाए, ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म को मजबूत किया जाए। ऐसी बात रख करके हमने रक्षा उत्पादन सचिव से बात की और उन्होंने डीडीजी माने अपने मिश्रा जी उस मीटिंग में थे, हम सबके सामने इन्होंने रखा बहुत अच्छे ढंग से। मैं बड़ा खुश हूं कि हमें एक ऐसा महामंत्री मिला है जो बातों को बहुत जबरदस्त ढंग से रखता है और समस्याओं को सुलझाने का पूरा प्रयास करता है। और इनके महामंत्री बनने के बाद अगर हमको 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की खबर मिलती है तो ये इनकी उपलब्धि है। अगर इनके महामंत्री बनने के बाद इनकम टैक्स की सीलिंग में छूट मिलती है तो इनकी उपलब्धि है। अगर इनके बनने के बाद एनपीएस में यूपीएस जैसे प्रावधान लाने को सरकार मजबूर होती है, इनकी उपलब्धि है। हमें पूरा विश्वास है इनके इस टेन्योर में हम तमाम सारी समस्याओं के समाधान कर सकने में सक्षम होंगे। आपकी समस्याएं आपकी हैं, बढ़ते हुए कदम और बढ़ते हुए हाथ रविंद्र मिश्रा के साथ भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के, और निश्चित रूप से बहुत सारी समस्याओं का हम सब समाधान कर सकेंगे। मुझे मिला है कि रिस्क अलाउंस के लिए रिस्क अलाउंस की कमेटी का मैं मेंबर हूं। पिछले 2 साल से रिस्क अलाउंस के ऊपर कमेटी सिर्फ और सिर्फ करस्पॉन्डेंस कर सकी है। हमारे सामने मामला है स्टॉपेज ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन का। मैं बहुत ईमानदारी के साथ और बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि माननीय रेल मंत्री जी के साथ जैसे ही मेरी मुलाकात होगी मैं निश्चित रूप से ये बात कहूंगा कि कम से कम ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए इनकी एक मांग को रेल मंत्री स्वीकार कर लें। बाकी सारी मांगे या तो वित्त मंत्री से संबंधित है या फिर रक्षा मंत्री से संबंधित है। तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि कम से कम भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के कार्यकर्ता की एक बात वो ट्रेन के स्टॉपेज का माननीय रेल मंत्री अनसुना नहीं करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। और केमिकल चार्जमेंट के बारे में मीटिंग से लौट करके आपने बता दिया होगा। जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉइज इंश्योरेंस स्कीम है, इसके ऊपर मैं पहले भी कहता रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं कि पिछले पे कमीशन में जो हमारा इंश्योरेंस है, ग्रुप इंश्योरेंस है, इसको 15 लाख रुपए पे कमीशन ने रिकमेंड किया था और उस रिकमेंडेशन को अगर नकारने का काम किसी ने किया तो नेशनल काउंसिल की स्टैंडिंग कमेटी ने किया। उसने कहा कि 1500 रुपए सैलरी कटने से लोगों को नुकसान होगा, इसलिए उसको रिग्रेट कर दिया। अभी इस बार गलती से या सही से मुझे मालूम नहीं, लेकिन नेशनल काउंसिल की स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई है और पहली बार भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ को उसमें प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनमें इस बार ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं हो। एक चीज का तरफ आपका ध्यान जरूर ले जाना चाहूंगा। आप सब सम्मानित लोग हैं, हमारे पास बहुत पढ़ी लिखी वर्कफोर्स है। पिछले 2 पे कमीशन से एक डिमांड आ रही थी, खासतौर से मेडिकल को लेकर के, कि मेडिकल का जो रिम्बर्समेंट है इतना कठिन है, इतना कम पैसा मिलता है, इसमें परिवर्तन होना चाहिए। 6ठे वेतन आयोग ने सिफारिश की और 7वें वेतन आयोग ने भी सिफारिश की कि इसमें मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस आना चाहिए। मैं इसके खिलाफ रहा हूं। भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ भी इसको नहीं पसंद करती कि सारी चीजें इंश्योरेंस में प्राइवेट सेक्टर को दे दी जाए। लेकिन 6ठे और 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद अभी एक ड्राफ्ट पॉलिसी आई है जिसका नाम है सेंट्रल गवर्नमेंट
एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम ड्राफ्ट पॉलिसी है। ये ड्राफ्ट पॉलिसी जिस दिन से लागू होगी उस दिन के बाद जो भी कर्मचारी भर्ती होगा, जो भी कर्मचारी रिटायर होगा, वो सीजीएचएस का मेंबर नहीं होगा और वो सीएसएमए का मेंबर नहीं होगा। उसके लिए 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस की स्कीम रहेगी और उसके साथ ही एक कारपोरेट इंश्योरेंस स्कीम रहेगी 25 करोड़ का, कि अगर किसी एम्प्लॉय या एम्प्लॉय की फैमिली अगर बीमार होती है तो कैशलेस ट्रीटमेंट अप टू 5 लाख रुपीज उसको मिलेगा, उस जो सीजीई PHIS है उसमें। लेकिन आप जानते हैं कि आज के जो हमारे एचसीयू हैं, ये प्राइवेट नर्सिंग होम है जो रिकॉग्नाइज्ड है, ये किसी भी कर्मचारी का इलाज बहुत सस्ते में नहीं करते। सरकारी कर्मचारी का अगर एक उंगली भी टूट जाए तो कम से कम 3 जगह से ऑपरेशन करके 1 लाख रुपए का बिल बना देंगे। आप अगर हार्निया के ऑपरेशन के लिए गए तो आपका पाइल्स का भी ऑपरेशन ये लोग कर देंगे। ये प्रोफेशन लुटेरों के प्रोफेशन में बदल रहा है और इसलिए जो 5 लाख का इंश्योरेंस आ रहा है, अभी तक हम लोग सीएसएमए रूल्स में या सीजीएचएस में लिमिटलेस थे। चाहे 10 लाख रुपया लगे या 50 लाख रुपया लगे, भारत सरकार के हम कर्मचारी थे, भारत सरकार हमारी गारंटी लेती थी। इस गारंटी से भारत सरकार भागने वाली है और उसके लिए दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं है। वही लोग हैं जो बार बार इस बात को कह रहे थे कि सीएसएमए और सीजीएचएस की बजाय इंश्योरेंस स्कीम लेके आई जाए। और 8वें वेतन आयोग के गठन से 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष मंत्री के नॉमिनेशन से ठीक पहले ये मार्केट में दे दिया गया है ड्राफ्ट पॉलिसी। आप सब से निवेदन है कि आप सब बहुत गंभीरता के साथ इसको पढ़ें, इसके ऊपर अपने विचार दें, ताकि ये महासंघ जब कभी भी सरकार के साथ वार्ता करे या वेतन आयोग के साथ वार्ता करे तो आपके विचारों को उसमें शामिल कर सके। तो 2 काम मैं आपके जिम्मे कर रहा हूं। एक तो ये है कि मिनिमम वेजेस आपके हिसाब से कितना होना चाहिए 8वें वेतन आयोग में, और कौन कौन से अलाउंसेस नए आप चाहते हैं कि ये भारत सरकार उनको लेकर के आए, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आप क्या चाहते हैं, इसके ऊपर आप जरूर से जरूर अपनी बात रखें। और अंत में एक बात ये कहूंगा, ये जो हमारे गठबंधन के 6 प्रत्याशी हैं, 7 प्रत्याशी हैं, अश्विनी कुमार पढ़ी, जोगेश्वर कुमार मेहर, निरंजन राणा, नरेंद्र कुमार प्रधान, प्रदीप कुमार कर, प्रशांत कुमार बेहरा और त्रिनाथ झरुआ, इन सबको आप अपने भारी मतों से विजयी बनाइए। आपकी समस्याएं भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ और उनके साथ जुड़े हुए संगठन और हमारे सहयोगी संगठनों की समस्याएं हैं। समस्या आपकी, हम उसको अपना मानेंगे और उसका समाधान करने का पूरा आश्वासन देते हुए मैं अपनी वाणी